एक दिन फेसबुक चला रहा था तो फेसबुक में एक आईडी दिखी जिसमें एक सरकारी कर्मचारी जो है घने जंगल के अंदर टहलते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी। उन्हें देखा तो मुझे याद आया कि अरे यार, बस्तर का जो जंगल है और जिसके अंदर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ अधिकतर, वहाँ एक और विभाग है जो काम करता है, लेकिन कभी नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी भी तो कभी उनके अलग अलग जो दूसरे एंगल पे जिस पे हम काम करते हैं, या भ्रष्टाचार पे या गलतियों को उजागर करने पर। लेकिन मुझे लगा उस तस्वीर को देखने के बाद कि इस पहलू को भी सामने लाना चाहिए। तो उस पहलू को सामने लाने के लिए आज बस्तर के किसी एक इलाके में घने जंगल में रात लगभग 10 बजे खड़ा हूँ। और नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप मेरे साथ बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जिस सरकारी कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ वो वन विभाग से संबंधित हैं, जो बस्तर के घने जंगलों में जवानों की तरह काम करते हैं, लेकिन इनकी चर्चा नहीं होती। और जब मैंने गौर से सोचा इनकी कई समस्याओं और दिक्कतों को लेकर, तो मुझे याद आया कि कई दफ़े बस्तर के उन जंगलों में जहाँ नक्सलवाद काबिज है, वहाँ कई दफ़े फॉरेस्ट के कई कर्मचारियों को नक्सलियों ने मौत के घाट भी उतारा है, लेकिन उनकी चर्चा आम तौर पर नहीं होती या भुला दी जाती। जवानों के तौर पर तो याद किया जाता है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों को याद कम ही किया जाता है, विभाग के द्वारा अगर छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में मैंने उन अधिकारी से संपर्क किया और मैंने पूछा, सर आप लोग भी काम कर रहे हैं तो आपसे बातचीत की जाए, लेकिन वहाँ बातचीत करेंगे जहाँ काम करते हैं। तो सर आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। नमस्कार, धन्यवाद। सर का नाम धमशील सर हैं और अभी सर आप किस पद पे हैं? कांगर वैली में डायरेक्टर? अभी डायरेक्टर के रूप में यहाँ पदस्थ हूँ। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था कि बस्तर में जिस तरह से लंबे समय से नक्सलवाद काबिज है और हमेशा मुठभेड़ें होती हैं, जवानों की चर्चा होती है, लेकिन जंगल में एक और कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, आप लोग हैं जी। तो ऐसे में आप लोगों के पास, मैं भी लंबे समय से, हम लोग लगभग 7 बजे से पैदल गाड़ियों से सफ़र करते हुए फिर पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपको पॉइंट मिला था कि यहाँ आग लगी हुई है। जी जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके जो कर्मचारी हैं इनके पास में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब कई कर्मचारी चप्पल पहन के ही चल रहे हैं, आग बुझाने आए हैं, आग बुझाने के लिए डंडा या झाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। तो कितनी समस्याओं के साथ काम करते हैं आप और आपके लोग? जी बिल्कुल, हम लोग जिस एरिया में काम कर रहे हैं ये बस्तर का इलाका है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि अभी अग्नि का सीजन चल रहा है, तो उस परिस्थितियों में हम लोग, हमारे पास में रिसोर्सेस कम है, संसाधन कम है, लेकिन वो संसाधन कम होने के बावजूद भी हम लोग वनों में आग ना लगे इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हम लोग जो है आसपास के गांव के जो हमारे जो निवासी है उनको भी हम लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जंगल में ये जो प्रकृति है, क्योंकि अनमोल धरोहर है बस्तर को मिली है, इसको बचाने के लिए हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास में लगे हुए जो गांव है उनको हम लोग लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये धरोहर बचा रहे और लोगों को हम लोग इस अपने राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से कुछ रोजगार के अवसर हम लोग उपलब्ध करा सकें। सर खतरा क्या क्या रहता है आप लोगों को? जिक्र नहीं होता कभी आप लोगों के खतरों का? जी बिल्कुल, अभी हम लोग जिस एरिया में हैं वो आप देख रहे होंगे कि एकदम घना जंगल है और उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है। और कुछ इलाका ऐसा भी है जहाँ पे मतलब कुछ मतलब जो है संवेदनशील इलाका भी है। तो उस क्षेत्र में हमारे जो निचले कर्मचारी है, जो मैदानी कर्मचारी है, लगातार जो है इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी डेडिकेशन के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग, समस्या तो है, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग, हमारे पास केवल झाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि आपको यहाँ पे जब अगर जंगल में आग लगती है तो आपको पानी टैंकर भी नहीं ला सकते हो, या फिर कोई ऐसा संसाधन जो हम यहाँ खुद आना ही मुश्किल है, या आना भी मुश्किल है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग 4-5 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे। ठीक बात। तो ऐसी परिस्थितियाँ, कठिनाई तो हमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्योंकि विभाग में काम कर रहे हैं तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ ये काम चल रहा है। एक और खतरा मैंने देखा है, जैसे जो आपने उड़ीसा का जिक्र किया, तो जो लकड़ी के तस्कर होते हैं वो भी मैंने सुना है कई बार फॉरेस्ट अमले के ऊपर अटैक करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है वो, उनके पास ना हथियार है ना ऐसा कुछ साधन है, लेकिन जो तस्कर लोग आते हैं कई बार उनके पास हथियार बंद वो तस्कर रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है कई बार। लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रुप में पेट्रोलिंग करते हैं तो कई बार जो है हम लोग जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है भी काम करना हम लोग आसान समझते हैं। लेकिन घायल भी हुए हैं कई दफे। बिल्कुल, ऐसे परिस्थितियां भी हमारे यहाँ पे उत्पन्न हुई है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कई दफ़े मैंने एक पढ़ा था कहीं आर्टिकल कि हाई कोर्ट ने पूछा था किसी विभाग या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जो भी हो, थोड़ा सा आप करेक्ट कर देंगे मुझे,
कि वन अमले के पास हथियार क्यों नहीं है, जबकि असम की तरफ में शायद हैं। तो क्या आप लोगों के पास भी पहले हथियार हुआ करते थे, और क्या आप दोबारा मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इस पे आपकी क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे पहले हथियार भी थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे, जैसे जब माओवाद का जो उसमें बढ़ोतरी हुई यहाँ पे, तो उसके बाद में जो है हथियार जो है हमने जो है संबंधित थानों में उनको जमा करके रखे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बिना हथियार से काम कर रहे हैं, अभी हमारा काम जो है बखूबी चल रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव वालों को कैसे कनेक्ट करें हम लोग। जितने हम लोग ग्रामीणों को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हथियारों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रामीणों को जिस दिन हम लोग अपने साथ में संरक्षण की दिशा में जोड़ेंगे तो हमको जो है एक हम लोग सही दिशा में काम भी कर सकते हैं और ये पूरा धरोहर जो है इसको बचा भी सकते हैं। आप बीजापुर के इलाके में भी आप सक्रिय रहते हैं। जी जी। ये पूछना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें, तो माओवादियों से कितना खतरा रहता है फॉरेस्ट अमले को? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि संवेदनशील इलाका है तो इसलिए हम लोग काफ़ी सावधानीपूर्वक काम करते हैं। जहाँ पे जिस क्षेत्र में हमारे संपर्क जो है ग्रामीणों से है, वही क्षेत्र में हम लोग काम कर पाते हैं, और जहाँ संभव हो वहीं पे हम लोग काम कर पाते हैं उस एरिया में। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा अगर उनके कब्जे वाला इलाका है तो वहाँ काम नहीं हो वहाँ पाता, थोड़ा मुश्किल होता है मुश्किल हमको हो काम पाता करना। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो ग्रामीण हैं उनमें जागरूकता की कमी है। अभी रास्ते में भी आपने देखा कि किस तरह से जंगलों को काट के पूरा खेत बना दिया गया, जबकि उन्हीं की प्राकृतिक संपदा है, उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि वही तो वनवासी हैं। हमको तो सबको फिर कंक्रीट के जंगल में लौट जाना है। बिल्कुल। तो क्या कारण है कि वो लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं? क्यों हम उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं लगातार कि उनको समझाइश दे, और क्योंकि लेकिन अभी मुझे लगता है कि कई बार जो है अभी ये लालच भी है लोगों को, जो लगता है कि उनके परिवार बढ़ रहे हैं और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि हमारी संपत्ति का जो अर्जन कर सके। लेकिन यहाँ पे बस्तर में ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति अच्छी है। आदिवासी कल्चर में भी देखा जाए तो उनको संपत्ति अर्जन करने का कोई ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो नया जनरेशन आ रहा है उनको ये परिस्थितियों के बारे में या संस्कृति के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग समझाइश देने का तो कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारा संस्कृति और प्रकृति दोनों इसका तालमेल रहे। जंगली जानवरों से भी खतरा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कभी आपने इस बात पे विचार किया गया कि आप लोग भी उन्हीं जवानों की तरह काम करें? मतलब रात 10 बजे एक आपके जैसा अधिकारी और आपके सारे कर्मचारी इस घने जंगल के अंदर हैं, चर्चा नहीं होती उतनी ज़्यादा? हाँ, मतलब विभाग तो कई पहलों पे और कई अलग अलग ऐसे संरक्षण की दिशा में काम करता है और बहुत सारे आयामों पे काम करता है। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग लाइमलाइट में नहीं आते, हम लोग मतलब जो है अंडर कवर हमारे काम चलते रहते हैं। अंडर कवर, ठीक बात। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें लोगों को दिखती है, लेकिन हमारा ये है कि हम लोग ग्रामीणों से सीधा जो है संपर्क में रहते हैं और उनके जो है उनके आजीविका के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं। और उसके साथ में हम लोग जंगल के ये पूरी प्राकृतिक धरोहर है और वन्य जीव है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संपदा है, उसके लिए हम लोग संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम करते रहते हैं। अभी कहाँ देखते हैं आप जंगलों को? मतलब क्या लगता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता है इसको बचाने में, और आप काम कर रहे हैं? मैं आपसे प्रभावित होकर आया हूँ। हालांकि बता दूं, ये पीआर स्टोरी नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि एक अधिकारी से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो ये पीआर स्टोरी होगी। मतलब पेड स्टोरी नहीं है ये स्टोरी, इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली प्रभावित हूँ आपसे कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जंगलों को कहाँ देख रहे हैं? विभाग कितना जागरूक है, स्वयं विभाग? क्योंकि आपके विभाग को माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि कई बार मैंने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि भ्रष्टाचार के ज़्यादा आरोप लगते हैं काम से ज़्यादा। जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि विभाग तो अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और नई जो है नई प्रणालियाँ भी आ रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। विभाग भी अभी नई सोच के साथ में काम कर रहा है और कई बार हो सकता है कि निगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इस तरह से छुप जाती है क्योंकि एक निगेटिव चीज़ जो है 10 पॉजिटिव चीज़ों को जो छुपा लेती है। तो मुझे लगता है विभाग तो बहुत सारे पहलुओं पे काम करता है और अभी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, जिस प्रकार से हम लोग अभी आग बुझाने आए हैं वो हम अपने लेवल पे भी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग भी अपने लेवल पे मॉनिटर कर रहा है, राज्य शासन भी उसको मॉनिटर कर रहा है और मुझे लगता है कि हर दिशा में काम हो रहा है। लेकिन अभी जो नए जो टेक्नोलॉजी आई है या नए जो आयाम है जो फॉरेस्ट विभाग में, पहले भी फॉरेस्ट विभाग में केवल हम लोग फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करते थे या फिर वन्यजीवों को बचाने के लिए काम करते हैं। अभी हम लोग लोगों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं, ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया चीज़ आया है और जिसके अंतर्गत हमने लोगों को, जैसे गुड़िया पदर जैसा इलाका है वहाँ पे हमने
सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी दिया है। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई लोग भी यह जंगल को बचाए। हाँ, तो ये नई पहल भी थी, पहल भी हमारी तरफ से हुई है। तो विभाग और राज्य शासन भी इसके तरफ जो है प्रतिबद्ध है कि हम लोग इसमें काम करें और लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और अभी नए नए जो हमारे जो यंग रिक्रूट्स आ रहे हैं, जो नए बीट फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो नए रेंज ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनकी सोच भी एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य जो है काफ़ी अच्छा है। और अभी इस बार का जो हमारा कल जो वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट हुआ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, तो उसका थीम भी ये था कि हम लोग पार्टनरशिप्स कैसे लाएंगे, अलग अलग लोगों को कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहा है। सर, वो जो गुड़िया पदर पे आपने नई पहल की थी बहुत शॉर्ट में, तो उसको थोड़ा सा बता देंगे। मैं आपको बताऊं कि धमसिल साहब ने एक नई पहल करवाई बस्तर में। बस्तर के आदिवासी जंगलों में शिकार करते हैं और ये उनकी परंपरा में शामिल है, लेकिन गुड़िया पदर के गांव वालों ने तीर धनुष लाकर रख दिया था। वो कुछ हुआ तो थोड़ा सा बता दें उसको। जी बिल्कुल। हमारे गुड़िया पदर गाँव, ये एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ये गाँव आता है और वहाँ पे कुछ 15 से 20 परिवार वहाँ पे निवासरत है। तो वो लगातार मतलब कई सालों से वहाँ पे निवासरत थे, लेकिन उनके अधिकारों को जो है रिकॉग्नाइज या उनको मान्यता नहीं मिली थी। तो हमने वन अधिकार के तहत उनको सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया। लगभग 450 हेक्टेयर का उनको सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया, जहाँ पे उनको मैनेजमेंट का अधिकार है, उनको रीजनरेशन को प्रोटेक्ट करने का, वनों को प्रोटेक्ट करने का, अपने आसपास में जो है आजीविका के संसाधन तैयार करने का उनको अधिकार है। तो वो जो है अधिकार जब उनको मिला तो वो काफ़ी जो है हमारे साथ काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। और जब उनको लगा कि भाई, क्योंकि हम लोग जंगलों में अभी यहाँ पारत की प्रथाएं चलती है और उसके वजह से कई बार क्या होता है, शिकार की वजह से यहाँ पे हमारे जो जंगली जानवर है उनकी संख्या भी कम होते जा रही है। तो उनको लगा कि ये अभी इस दिशा में भी उनको काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने देवी देवताओं के सामने आकर जो है खुद होकर स्वयं प्रेरणा से उन्होंने अपने हथियारों को फिर जो है समर्पण किया है। अच्छा। और ये अपने आप में एक अच्छी पॉजिटिव स्टोरी पहली पहल है ये। बिल्कुल। मतलब पहली कहानी होगी इस तरह की। सर, एक आखिरी सवाल कि जो निचले स्तर के आपके कर्मचारी हैं, जिसका जिक्र मैंने सबसे शुरू में किया कि इनके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, चप्पल पहन के, क्या लग रहा है क्या सुधार की आवश्यकता है निचले स्तर के, क्योंकि जंगल में ज़्यादा समय इनको बिताना होता है? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो हमला नीचे मैदानी अमला है, वो ही मेन हमारे मतलब मेन सोल्जर है। हाँ, वही और उनके सुविधा के लिए, उनके जो बेसिक जो उनके फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारे जितने भी पेट्रोलिंग कैंप्स है, जहाँ पे हमारे निचले कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए हम लोग पूरा सुविधा युक्त हमने पेट्रोलिंग कैंप्स बनाए हैं। और राज्य शासन और हमारे विभाग भी जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम लोग उनको सुविधा युक्त दें। तो हम लोग उनको जो है चाहे उनके यूनिफॉर्म्स हो, चाहे उनके लिए चलने के लिए शूज़ हो, टॉर्च हो, या फिर जितने भी इक्विपमेंट हो। अभी आजकल हम लोग अभी तो हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि ये फायर पॉइंट हमको मिला था। तो हमने इवन फायर ब्लोअर का भी इंतजाम हमने किया है ताकि वो जल्दी जंगल में आग बुझा सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इतना सारा जब आग लगता है तो उसको बुझाने में बहुत तकलीफ की बात है होती है। तो हम लोग अभी हर बीट लेवल पे भी उनको फायर ब्लोअर देने का भी काम चल रहा है। अच्छा। तो ये एक नया मतलब उनके लिए एक हेल्प मिलेगा, नया हेल्प मिलेगा जी। बहुत धन्यवाद धमसिल साहब। तो धमसिल साहब हैं, और अगली बार जब आपको कोई फॉरेस्ट का अमला या कर्मचारी मिले और दिखे तो मुझे लगता है कि आपके मन में उनके लिए भी एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि घने जंगलों के अंदर एक और वर्दी वाला आदमी काम करता है जिसका जिक्र कभी नहीं होता। साल में एक बार वन विभाग अपने मारे गए साथी, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और मैं उन्हें शहीद का दर्जा भी देता हूँ, उन शहीद जवान अपने साथियों को याद ज़रूर करता है, लेकिन ये खबरों में ज़्यादा नहीं आ पाता। इस वजह से आम आदमी तक ये बात पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होती है कि जंगल के अंदर काम करने वाले एक ऐसा विभाग भी है जो चर्चाओं में नहीं है, जो अपनी प्राणों की आहुति भी कई दफ़े अलग अलग वजहों से दे चुका है। अगर आपको लगे कि जंगल के अंदर काम करने वाले इस हमले से बातचीत काफ़ी रोचक रही हो और जानकारीप्रद रही हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और वन हमले को एक बार सैल्यूट कर दीजिएगा। धन्यवाद।